हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसी हाथ से नारियल छिलवाया जाता जब तक हाथ कट कट कर सुन्न हो जाए, और फिर कोल्हू में बैल की जगह इंसान जोता जाता था। रस्सी खींचते खींचते कमर झुक जाती थी, घुटनों में जान नहीं रहती, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई थक जाए तो आराम नहीं, डंडा पड़ता था। कभी कभी इतना मारा जाता था कि आदमी उठ भी न सके। यहाँ नहाना भी एक सजा थी। कितना पानी इस्तेमाल करना है ये भी अंग्रेज तय करते, बस एक डिब्बा, वो भी खारे समंदर के पानी से, जिससे ना तो बदन साफ होता था ना ही बदबू जाती थी। और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा पानी ले लिया तो वही दंड की बौछार या एक दिन का खाना बंद। नहाना हफ्ते में एक बार, वो भी अगर किस्मत साथ दे तो। बाकी दिनों में बदन की गंध से खुद को उल्टी आ जाए फिर भी कोई हमदर्दी नहीं। सुबह 5 बजे उठाकर रात 9 बजे तक बिना रुके काम करवाया जाता था। कोल्हू खींचे, पत्थर उठाओ, लकड़ी काटो और ऊपर से भूख भी सहो। एक मुट्ठी सूखी दाल, 2 रोटी, वो भी कई बार सड़ी हुई। अगर खाने में बाल निकल आए या कीड़ा तो चुपचाप खा जाओ, वरना शिकायत करने पर कोठरी में 3 दिनों तक भूखा बंद कर दिया जाता था। पेशाब और शौच के लिए एक छोटा सा मटका जो कोठरी के एक कोने में रखा था। रात के तय वक्त के बाद बाहर जाना मना था। अगर पेट खराब है तब भी उसी मटके में सब कुछ करना पड़ेगा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये वो सच्चाई है जो वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने झेली। उन्होंने हर वो दर्द झेला जो किसी इंसान को मेंटली डैमेज कर सकता था, पागल तक बना सकता था। आज जब हम आज़ादी के मजे लेते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं या स्कूल जाने से भी बहाना बनाते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा उन वीरों के बारे में जिन्होंने हंसते हंसते वो सब कुछ सहा जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। अब चलिए समंदर के उस टापू की तरफ चलते हैं जहाँ हड्डियाँ टूटी लेकिन हौसला नहीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों में एक नाम ऐसा है जो सुनते ही रूह कांप उठती है, काला पानी। ये साधारण जेल नहीं थी, ये एक ऐसा नर्क था जहाँ स्वतंत्रता योद्धाओं को अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ता था। आइए जानते हैं काला पानी जेल की पूरी कहानी। अंडमान और निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और ये 1906 में पूरा हुआ था। अंग्रेजों ने इसे बनाया था भारत के उन क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनाओं को कैद करने के लिए जिन्हें वे सबसे खतरनाक मानते थे। इस जेल की बनावट भी कुछ ऐसी ही थी जिससे कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से इसे सेलुलर जेल कहा जाता था, क्योंकि इसमें हर कैदी को अलग कोठरी यानी सेल में रखा जाता था। पूरी जेल को एक स्टार के स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें 7 ब्रांच थी जो एक सेंटर टावर से निकलती थी। सेलुलर जेल का सबसे बड़ा अत्याचार था एकांतवास। हर कैदी को एक छोटी अंधेरी और सील बंद कोठरी में बंद किया जाता था। ना कोई साथी, ना कोई बातचीत, ना कोई आराम। कोठरी इतनी छोटी होती थी कि इसमें न ठीक से लेटा जा सकता था ना ही बैठा जा सकता था। बाहर से मोटा दरवाजा, लोहे की जंजीरें और एक छोटी सी खिड़की जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती थी। कैदियों को लंबे समय तक लोहे की बेड़ियां और हथकड़ियों में रखा जाता था। कई बार कैदी दिन रात हथकड़ी पहने रहते थे, इससे उनके बॉडी पर घाव हो जाते थे और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता था। कुछ कैदी तो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे। इस जेल में कैदियों को बेल की तरह कोल्हू से ताड़ का तेल निकालने का काम दिया जाता था। ये न केवल फिजिकल वर्क था बल्कि एक जानबूझकर दी गई अपमानजनक सजा थी। कैदी को कोल्हू से ऐसे जोत दिया जाता था जैसे खेत में बैल को जोता हो। कोल्हू लकड़ी या लोहे का भारी चक्र था जिसे जमीन पर रखा जाता था। इसके चारों ओर एक मोटा शाफ्ट जुड़ा होता था जिसे पकड़कर कैदी गोल गोल घूमते हुए घूमना होता था। ताड़ के बीच इसमें डाले जाते थे और चक्र घूमता तो दबाव से तेल निकलता था। ये प्रक्रिया दिन में 10 से 12 घंटे तक चलती थी बिना कोई ब्रेक लिए। सोचिए कितना दर्द, कितनी यातनाएं होती होगी। कोल्हू का वजन इतना होता था कि उसे घुमाने में 2 बैल लगते थे, लेकिन यहाँ एक अकेले कैदी से ही यह काम किया जाता था। रोजाना 40 पौंड तेल निकालने की सीमा तय थी। यह टारगेट असंभव था, लेकिन इसे पूरा न करने पर पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे कोड़े, खाना बंद करना या अकेले कोठरी में बंद करना। वीर सावरकर ने लिखा है कि कोल्हू चलाते चलाते कई बार लगता था कि जैसे शरीर से जान खींच रही है, खून तक जमने लगता था और रीढ़ की हड्डी टूटने की अनुभूति होती थी। ये एक सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं था, ये एक मानसिक खेल भी था। एक पढ़े लिखे विचारशील स्वतंत्रता सेनानी को बेल बना देना अंग्रेजों की सबसे क्रूर रणनीति थी।
ये उनके आत्मसम्मान को रोकने का तरीका था ताकि वे खुद को बेबस, अपमानित और टूटा हुआ महसूस करें। कोल्हू चलाने के दौरान कैदियों को सिर्फ 2 बार बेहद साधारण खाना दिया जाता था। सुबह एक कटोरी उबला हुआ चावल और शाम को एक रोटी या थोड़ा नमक सहित साग। पानी भी नियंत्रित मात्रा में दिया जाता था। गर्मी में बॉडी जल जाती थी, लेकिन पानी का कटोरा लेने से पहले पूछना पड़ता था। मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ पैरों में सूजन, घुटनों और पीठ में असहनीय दर्द होता था। कई कैदी रीढ़ की हड्डी की क्षति, जोड़ की सूजन और अंधेपन जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। जो कैदी बहुत कमजोर हो जाते थे, उन्हें या तो अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था या वे शारीरिक श्रम से ही मर जाते थे। वीर सावरकर, जिन्हें जीवन कारावास की सजा दी गई थी, उन्होंने इस यातना को खुद झेला था और लिखा था कि कोल्हू से खून नहीं, पसीना नहीं, आत्मा निकलती थी। उन्होंने ये भी वर्णन किया था कि कैसे कैदी दिन में कई बार बेहोश हो जाते थे और उन्हें लात मारकर जगाया जाता था। योगेंद्र शुक्ल, बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह जैसे क्रांतिकारियों को भी कोल्हू चलाने की सजा दी गई थी। हर कोल्हू के पास अंग्रेज अफसर या भारतीय दरोगा खड़ा रहता था, जो काम की निगरानी करता था और समय समय पर डंडे से पीटता था। कई बार जब कैदी थक कर गिर जाता था तो उसे फिर से खींचकर खड़ा कर दिया जाता था और मजबूर किया जाता था कि यह तुरंत कोल्हू चलाना शुरू करो। कुछ कैदियों ने इस सजा के खिलाफ विरोध भी किया, जैसे काम रोकना, चक्की को लात मारना या चुपचाप बैठ जाना, लेकिन इसके नतीजे और भी खतरनाक होते थे। खाना नहीं देना, कोड़े मारना, कलकुटरी में डालना, नारियल छिलना काला पानी की जेल में रोजमर्रा का काम नहीं, बल्कि एक टाइप की पनिशमेंट थी। जो रूल को फॉलो नहीं करते थे, विद्रोह या भूख हड़ताल में भाग लेते थे या जिन्हें मानसिक रूप से तोड़ना जरूरी समझा जाता था, उन्हें सुबह 5 बजे ही बिना नाश्ते के खुले मैदान में भेज दिया जाता था। वहाँ एक टोकरी में 100-150 सख्त और सूखे नारियल रख दिए जाते थे। आदेश होता था, शाम तक सारे छिल जाने चाहिए, नहीं तो भूखा रखेंगे। कैदियों को अपने घुटने के बल बैठकर नारियल को पकड़कर रेशों को खींच कर छिलना पड़ता था। एक काम हाथ की उंगलियां, नाखून और हथेली को चीर देता था। हथेलियां फटती थी, खून रिसता था और फिर भी सिपाही चिल्लाते थे, धीरे क्यों कर रहा है, आराम से काम करता है क्या। पपोले पहले दिन ही पड़ जाते थे, तीसरे दिन तक हथेली की त्वचा उधड़ जाती थी, 7वें दिन तक हाथ पकने लगते थे, यानी घाव में मवाद भर जाता था। तुमको तो देश बचाना था, अब नारियल छिलो। ये लाइन एक तरह का मेंटली टॉर्चर था। पढ़े लिखे साहसी युवा जिनके भाषणों से हजारों में चेतना जागती थी, आज उन्हें एक कोने में बैठकर नारियल छिलवाया जाता था, जैसे वो वर्कर नहीं मंकी हो। क्रांतिकारी महावीर सिंह ने लिखा था, मैं नारियल नहीं छिल रहा था, मैं हर बार अपनी गरिमा को खरोंचता था। अंग्रेजों की रणनीति सीधी थी, गांधी की अहिंसा हो या भगत सिंह की बगावत, सबका एक ही इलाज है, इन्हें इतना तोड़ो कि ये अपने विचार से नफरत करने लगे। नारियल छिलना उसी योजना का हिस्सा था। 1930 का साल था। देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति तेज हो गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा। इन आंदोलन की लहर अंडमान के टापू तक पहुंची। वहां के कैदियों ने भी हिम्मत दिखाई, उन्होंने भूख हड़ताल की। जेल में बंद क्रांतिकारी अंग्रेजों को चुनौती देने लगे। 1933 में 3 क्रांतिकारियों ने, महावीर सिंह और मुक्ता सिंह ने भूख हड़ताल की, लेकिन दुर्भाग्य से महावीर सिंह की मौत जेल में ही हो गई। ये खबर पूरे देश में फैल गई। अखबारों ने लिखा, सेलुलर जेल मानवता पर धब्बा है। 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनी। उनकी पहली मांग थी सेलुलर जेल के राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। 1938 से लेकर 1945 तक धीरे धीरे कैदियों को छोड़ा जाने लगा। उन्हें भारत लाकर दूसरी जेलों में रखा गया या रिहा कर दिया गया। 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसी दौरान जापान ने अंडमान पर हमला कर दिया। अंग्रेज डर कर भाग गए। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे। उन्होंने घोषणा की, ये भूमि अब स्वतंत्र भारत का हिस्सा है। इस घटना के बाद सेलुलर जेल का असली अंत शुरू हो गया। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। अब सवाल उठा, इस भयानक जेल का क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इसे गिरा दो, ये यातना का प्रतीक है। पर कई नेताओं ने कहा, नहीं, ये भारत की आज़ादी की गवाही है, इसे जिंदा रखो। फिर इसे म्यूजियम बना दिया। अब ये जेल नहीं है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, जहाँ लोग जाकर इतिहास को महसूस करते हैं। ये भूमि अब स्वतंत्र भारत का पावन हिस्सा है। यहाँ की मिट्टी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जहाँ वीरों ने रक्त बहाया था। जय हिंद।